नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आपके बीच में कफ़ील अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय हिंदी वर्णमाला, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, बिना समय नष्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको व्याकरण के बारे में बताते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वर्णों के व्यवस्थित समुदाय या समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। हिंदी में जितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। व्यक्ति को अपने विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से, वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद अगर अगला पॉइंट है मात्राएं। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। ये गुरु कामता प्रसाद के अनुसार कथन है उनका। वैसे हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 है, जिसमें आ की मात्रा नहीं होती। फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णता इकाई वाक्य है। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ध्वनि। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला पॉइंट है वर्ण। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो, उनकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। जैसे आ, ई, का, खा, गा आदि। फिर आता है अक्षर। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए वे अक्षर कहलाते हैं। जैसे आम, स्नान आदि। यहाँ माँ, ना का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो रहा है। अगला पॉइंट हमारा है लिपि। भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी जो है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। देखिए, स्वर के बारे में बताते हैं आपको। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलती हो, उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण काल की दृष्टि से स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर वर्ण। इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अतः ये दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ
ओ और औ दीर्घ स्वर हैं। नंबर 2 पे आता है ह्रस्व स्वर वर्ड। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? आ, ई, ऊ और री ह्रस्व स्वर हैं। इसमें कुछ विशेष में देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग का भी उल्लेख किया जाता रहा है, किंतु संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग को स्वर और व्यंजन से भिन्न माना जाता है और उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ बहे। अयोगवाह जो हैं 2 हैं, जिसमें नंबर 1 अनुस्वार है, इसे हम अंग कहते हैं। अंग की बिंदी लगती है जिस पे, वो अनुस्वार होता है। नंबर 2 हमारा होता है विसर्ग। विसर्ग होता है आहा। तो ये हमारे 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह को लेकर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्वरों के उच्चारण स्थान तथा उच्चारण में जीभ की सक्रियता के आधार पर भी स्वर वर्णों के भेद किए गए हैं। जैसे ई, री, ए तथा ए स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय होता है, इसलिए इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। आ स्वर वर्ण के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है, अतः इसे मध्य स्वर कहते हैं। आ, ऊ, ओ तथा औ के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है, अतः ये पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त उच्चारण स्थान और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के भेद को निम्नलिखित तालिका से समझा जा सकता है। दोस्तों ये देखिए, इसमें हमने स्वर, उच्चारण स्थान, उच्चारण काल, ये टेबल बनाई है। इसके माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर हमारे 11 हैं और उनका जो उच्चारण स्थान है, कहाँ कहाँ से उनको उच्चारित किया जाता है, और उनका उच्चारण काल जो है उसको हम यहाँ टेबल के माध्यम से बता रहे हैं। छोटा आ ये कंठय है, कंठय से निकलता है ये, और इसका उच्चारण काल ह्रस्व स्वर है। बड़ा आ ये भी, इसका उच्चारण स्थान भी कंठय है, इसका उच्चारण काल दीर्घ स्वर है, क्योंकि बड़ा आ खींच के पढ़ा जाता है और छोटा आ झटके से पढ़ा जाता है। ऐसे ही हमारा आता है छोटी ई, ये तालव्य है, इसका उच्चारण काल ह्रस्व स्वर है। फिर आता है बड़ी ई, ये भी तालव्य, तालव्य से तात्पर्य तालु से है। जो वर्ड तालु से निकलते हैं वो तालव्य कहलाते हैं, और इनका उच्चारण काल जो है दीर्घ स्वर है। छोटा ऊ ओष्ठय, ओष्ठय से तात्पर्य है ओठ की बात की जा रही है यहाँ पर। जब हम ओठों का प्रयोग करते हैं तो छोटा ऊ निकलता है और ये ह्रस्व स्वर है। ऐसे ही आता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ जो होता है उसमें भी ओठ का प्रयोग किया जाता है, ओठ से ही बना है ओष्ठय, ये भी दीर्घ स्वर है। फिर री से ऋषि, ये जो है मूर्धन्य होता है और ये जो है ह्रस्व स्वर है। इसके बाद आता है ए कंठ तालव्य है, मतलब कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है तो ए बनता है, ये दीर्घ स्वर है। ए में भी कंठ तालव्य और ये भी दीर्घ स्वर है। ओ कंठोष्ठय, कंठोष्ठय से तात्पर्य है कंठ, और ओष्ठय से तात्पर्य है कि ओठों का प्रयोग किया जाएगा। कंठ और ओठ को मिलाकर के ओ बनता है, तो ये दीर्घ स्वर है। औ भी कंठोष्ठय है, जिसमें कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग किया जा रहा है, और ये भी दोस्तों दीर्घ स्वर है। अब आगे आप देखते हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि ए कम ओ की गणना ह्रस्व स्वर में भी
होती है। ह्रस्व स्वर में भी ए और ओ आते हैं। अगला है हमारा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से बाधित होकर निकलता हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में पहले या बाद में आ स्वर लगा रहता है। जैसे का व्यंजन पूर्ण वस्तुतः का व्यंजन पूर्ण और आ स्वर के योग का चिन्ह अथवा ध्वनि है। तात्पर्य ये है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में पहले अथवा बाद में आ स्वर का योग अवश्य रहता है, इसलिए व्यंजन अकारांत कहे जाते हैं। व्यंजन जो दोस्तों है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन की निम्नलिखित श्रेणियां हैं: सघोष और अघोष। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरतंत्री में झंकार उत्पन्न हो, उन्हें सघोष और शेष अन्य व्यंजन वर्णों को अघोष कहते हैं। नीचे हमने तालिका के माध्यम से नीचे दर्शाया है, आप देख सकते हैं। एक तरफ अघोष है, दूसरी तरफ सघोष। अघोष जो होता है वो का वर्ग में का, खा। सघोष जो होता है गा, घा, अड़ा। फिर चा वर्ग में चलेंगे तो अघोष चा, छा। सघोष होता है जा, झा, उआ। टा वर्ग में चलेंगे तो टा, ठा। इसका सघोष होता है डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में चलेंगे तो अघोष ता, था। सघोष दा, धा, ना। पा वर्ग में चलेंगे तो पा, फा। और सघोष बा, भा, मा। शा वर्ग में चलेंगे शा, सा, सा। यह घोष है। सघोष होगा या, रा, ला, वा, हा। फिर दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है अल्प प्राण, महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, उन्हें अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में श्वास अधिक निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। यहाँ प्राण का अर्थ है श्वास ही है। जैसे अल्प प्राण का वर्ग में का, गा, अड़ा। महाप्राण होता है खा, घा। ठीक है। अल्पप्राण चा वर्ग में चा, जा, उआ। महाप्राण छा, झा। अल्पप्राण टा, डा, अड़ा, अड़ा। महाप्राण ठा, दा, अड़ा। अल्पप्राण ता, दा, ना। महाप्राण था, धा। अल्पप्राण पा, बा, मा। महाप्राण जो होता है फा, भा। अल्पप्राण सा, रा, ला, बा। महाप्राण शा, शा, सा, हा। ठीक है। तो दोस्तों ये था अल्पप्राण और महाप्राण। इसके बाद व्यंजन की परिभाषा बताते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर के उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण आ स्वर से ही उच्चारित होता है। इनकी कुल संख्या 33 है। तो दोस्तों व्यंजन जो होते हैं वो वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण को हमने टेबल के माध्यम से दर्शाया है। इसमें का वर्ग का, खा, गा, घा, अड़ा ये कंठ होता है, कंठ से निकलता है। चा वर्ग होता है चा, छा, जा, झा, उआ ये तालु से निकलते हैं, ये वर्ड तालु से निकलते हैं। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अढ़ा, अढ़ा ये मूर्धा है। फिर आता है ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना ये दंत से निकलते हैं, ये वर्ड दंत से निकलते हैं।
पा वर्ग में देखिए पा, फा, बा, भा, मा, ये वर्ड जो है ओष्ठ से निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, स्पर्श व्यंजन है। महत्वपूर्ण नोट है, हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियाँ जिनमें वर्णों की संख्या 5 होती है वे वर्ग कहलाते हैं तथा इनका नामकरण उस पंक्ति के माध्यम के अनुसार होता है। वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 है। इसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं का, खा, गा, घा, अड़ा। चा वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। नंबर 2 हमारा आता है अंतःस्थ व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण ना तो स्वरों की भांति होता है और ना ही व्यंजनों की भांति, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों 4 होती है, जैसे या, रा, ला, वा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ध्यान रखें, या तथा वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। फिर आता है तीसरा व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, जैसे शा, शा, सा, हा। अगला हमारा पॉइंट है व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 उच्चारण स्थान के आधार पर, नंबर 2 प्रयत्न के आधार पर। नंबर 1 उच्चारण स्थान के आधार पर। फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से जीवा का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर उस अवयव का वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। इस आधार पर व्यंजनों के निम्न भेद हैं। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन उच्चारण स्थान। कंठ। कंठ से जो वर्ण निकलते हैं का, खा, गा, घा, अड़ा, हा। विसर्ग। दोस्तों विसर्ग समझते हैं आहा, अंग आहा वाला, आहा जो होता है विसर्ग होता है और ये कंठ से निकलता है, इसे कंठ भी कहते हैं। फिर आता है तालब। चा, छा, जा, झा, या, शा। इसे हम तालु भी कहते हैं, तालु। अगला आता है मूर्धन्य। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा, शा। इसे हम मूर्धा भी कहते हैं। दंतय। दंतय से जो वर्ण निकलते हैं ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। इसे हम दंत भी कहते हैं। फिर आता है ओष्ठ। पा, फा, बा, भा, मा, वा। ओष्ठ, ये इसे हम ओष्ठ भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण नोट है, इसे देखते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ साथ नाक के द्वारा भी बाहर निकलती है, अतः इन वर्णों को नासिक वर्ण कहा जाता है, जैसे अड़ा, या, ड़ा, ना, मा। वा तथा फा का उच्चारण करते समय नीचे का ओष्ठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, अतः इन्हें दंतोष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। दंतोष्ठ से तात्पर्य है दंत और ओठों का प्रयोग करते हुए।
हा तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, अतः इन्हें काकल ध्वनि कहा जाता है। ऊपर के दांतों तथा मसूड़ों के संधि स्थल से थोड़ा ऊपर का भाग वर्ष कहलाता है। ना, ला, सा, जा का उच्चारण करते समय जीभ वर्ष क्षेत्र को स्पर्श करती है, अतः ये वर्ष ध्वनियाँ कहलाती हैं। नंबर 2 होता है हमारा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर देखिए, वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किए जाने वाला यत्न प्रयत्न कहलाता है। मुख से जो हम प्रयत्न करते हैं, बार बार जो प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर मतलब अंदर से प्रयत्न करना, और बाह्य का मतलब बाहर से प्रयत्न करना। वर्णों का उच्चारण के समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जो निम्न है। स्पर्शी व्यंजन नंबर 1 का आता है। स्पर्शी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जीवा या होठों से स्पर्श होता है तथा कुछ अवरोध के बाद श्वास स्फोट के बाहर निकल जाती है, जैसे कावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग के आरंभिक 4 वर्ण। कावर्ग में का, खा, गा, घा, टावर्ग में टा, ठा, डा, ढा, तावर्ग में ता, था, दा, धा, पावर्ग में पा, फा, बा, भा। स्पर्श संघर्षी की अगर बात करें हम, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ सांस वायु बाहर निकलती है, जैसे चा, छा, जा, झा। अगला है नासिक व्यंजन जिनके उच्चारण में सांस वायु मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकले, जैसे अड़ा, या, अड़ा, ना, मा। फिर आता है उच्छिप्त व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ उलटकर सांस वायु को बाहर फेंकती है, वे उच्छिप्त या द्विस्पष्ट या द्विगुण या ताड़न जात व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अड़ा, ढा। दोस्तों इसे 2 गुण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि अड़ा और ढ़ा, और इससे दूसरा इसका जो नाम है डा और ढा, डा ढा से ही बना है अड़ा और ढ़ा। फिर आता है लुंठित व्यंजन जिस व्यंजन वर्ण उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकल जाती है, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। चूँकि इस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन भी होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे रा। संघर्षहीन व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर कहलाते हैं, जैसे या, वा। पार्श्विक व्यंजन पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ बगल होता है, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है वह पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जैसे ला। संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु निकासी का मार्ग इतना संकरा हो जाता है कि वायु को बाहर निकलते समय घर्षण करना पड़ता है, अतः ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे शा, शा, सा, हा। फिर बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखिए, वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न को भी 2 आधार होते हैं, का श्वास वायु के आधार पर, खा नाद या कंपन के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर देखिए, उच्चारण में लगने वाली श्वास वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम सांस वायु बाहर निकलती है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या दोस्तों 19 है, अल्प प्राण स्वरों की संख्या 11 है, कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। अंतास्थ व्यंजन या, रा, ला, वा भी अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर भी अल्पप्राण होते हैं। अगला है हमारा महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में सांस मात्रा अल्पप्राण व्यंजनों की अपेक्षा दुगनी बाहर निकलती है। महाप्राण वर्णों की संख्या 14 है, जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं।
शा, शा, सा, हा। अगला पॉइंट है नाद, आवाज़ या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन, घोष या सघोष व्यंजन। घोष और सघोष दो नाम हैं इसके। अघोष अलग होता है, अघोष और सघोष एक ही हैं। अघोष व्यंजन की अगर बात करें, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 13 है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष होता है। ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा भी अघोष होते हैं। घोष या घोष व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न होता है, वे घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। कुल सघोष वर्णों की संख्या 20 है। कुल सघोष वर्णों की संख्या 20 + 11 = 31। स्वर जोड़ने पर इनकी संख्या 31 हो जाती है। वैसे इनकी संख्या 20 है, इसमें 11 स्वर जोड़ दिए जाते हैं तो ये 31 हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। अंतास्त व्यंजन या रा, ला, वा भी सघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजन में से हा सघोष होता है। सभी स्वर भी सघोष होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन और शामिल हैं, जिनका उच्चारण 2 व्यंजनों तथा एक स्वर की सहायता से होता है। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब छा की अगर हम बात करें तो छा का प्लस शा, लेकिन का के नीचे हलंत, का के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस शा, फिर का के नीचे हलंत प्लस शा के नीचे हलंत प्लस आ। जब इसको हम 3 भागों में तोड़ते हैं छा को, तो का, शा, आ में टूटता है। फिर आता है हमारा त्रा। त्रा को हम ता प्लस रा ऑब्लिक ता प्लस रा प्लस आ में तोड़ सकते हैं। ऐसे ही ज्ञा, जा, या, जा, या, आ। श्रा, श्रा को शा प्लस रा, शा प्लस रा प्लस आ। यदि किसी शब्द में एक वर्ण स्वर रहित तथा उससे बाद वही वर्ण सस्वर आ जाए तो वे वर्ण द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। और यदि स्वर रहित वर्ण के आगे कोई अन्य सस्वर वर्ण हो तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे द्वित्व व्यंजन बच्चा, कच्चा, पक्का, चक्की, हल्ला। व्यंजन गुच्छ शिष्य, संकल्प, कल्प, पुष्प, पृथ्वी। वर्णों की संख्या के प्रश्न जो हैं इस प्रकार हैं। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या 44 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। आयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। अगला है हमारा देवनागरी हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या। वर्णमाला में जो कुल वर्ण प्रयोग किए जाते हैं उनकी संख्या हम बता रहे हैं। स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, आयोगवाह 2, कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण नोट है, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। इनके अतिरिक्त 5 आगत व्यंजन ध्वनियाँ भी हैं जो अरबी फारसी भाषा से ली गई हैं। ये अरबी फारसी शब्दों में ही प्रयुक्त होती हैं, जो हैं का, खा, गा, जा, फा। तो ये हमारी 5 आगत ध्वनियाँ होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी ही आऊँगा अपनी एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से जो आने वाली वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।